Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब और किताब का नाम है बीडी चौरासिया। आज जो टॉपिक अपर लिम्स हम डिस्कस करेंगे वो है पेक्टोरल रीजन। आइए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के। पेक्टोरल रीजन लाइज इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट. इट एसेंशियली कनेक्ट्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द अपर लिम्ब विथ द एंटरोलेटरल चेस्ट वॉल। देखो बॉस, बात ये है कि ये टेक्निकली तो ये रहा पूरा अपर लिम्ब, लेकिन ये जो रीजन है ना, जो चेस्ट का रीजन है, जो ये वाला पोर्शन है, इसे हम कहते हैं पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन और एक दूसरा रीजन यहाँ पे होता है आर्मपिट, जो कि एक्सिला कहलाता है। ये दोनों अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये अपर लिम्ब में कहां से आ गया। भाई बात ये है कि अपर लिम्ब को बॉडी ट्रंक के साथ यानी चेस्ट वॉल के साथ जो कनेक्टिंग पार्ट्स हैं वो बेसिकली पेक्टोरल रीजन ही है। सो पेक्टोरल रीजन का काम ये है कि ये पूरे अपर लिम्ब को कनेक्ट करता है चेस्ट वॉल के साथ। इसी तरह एक्सिला का काम ये है कि एक्सिला से सारी मेजर नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स वो सब पास होकर अपर लिम्ब में आती हैं। तो ये दोनों पार्ट्स पढ़ना जरूरी है। एक्सिला पे अलग वीडियो बनाऊंगा। आज हमारा टॉपिक है ये रीजन जिसका नाम है पेक्टोरल रीजन, और इसी रीजन में ब्रेस्ट टिश्यू भी मौजूद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दुनिया का सबसे कॉमन कैंसर बोथ जेंडर्स कंबाइंड, मेल और फीमेल में, ब्रेस्ट कैंसर ही है। पूरी दुनिया में भी और हमारे अपने एशियन रीजन में भी, पाकिस्तान में, इंडिया में, ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसीज। फीमेल्स में तो है ही, लेकिन मेल और फीमेल कंबाइन करके भी इसका नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो पेक्टोरल रीजन की ये इंपॉर्टेंस है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से यू शुड नो दिस रीजन इन डिटेल। ठीक है, अब सबसे पहले किताब में सरफेस लैंडमार्क्स दिए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इस रीजन में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो आप आइडेंटिफाई आपको करना चाहिए। फर्स्ट वन इज द क्लैविकल। क्लैविकल आप सबको पता है कि इज अ हॉरिजॉन्टल बोन विच इज प्रेजेंट एट द रूट ऑफ द नेक। इस पे पूरी वीडियो हमने बनाई हुई है क्लैविकल पे, ईयर हाउस का लिंक, तो ये आप देख सकते हैं। द बोन इज ऑब्वियसली सबकुटेनियस, इसीलिए आप फील कर सकते हैं जो क्लैविकल बोन है, दिस इज सबकुटेनियस, इसलिए यू कैन फील द क्लैविकल। आप हाथ लगा के इसको पैल्पेट कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, एंड वी हैव स्टडीड दिस इन डिटेल। मीडियल साइड पे क्लैविकल जो जॉइंट बनाता है वो मैनिब्रम स्टर्नाई के साथ और स्टर्नम के साथ, और लेटरल साइड पे ये जो जॉइंट बनाता है वो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। सो वी हैव डन ऑल दिस। हमने जॉइंट्स भी पढ़ लिए हैं, हमने ऑस्टियोलॉजी भी पढ़ ली है, तो ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आ रहा तो मेरी वीडियो देखें जिसमें हमने क्लैविकल को डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा, फिर एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जुगुलर नॉच। Jugular notch lies between the medial ends of the clavicles, ठीक है, at the superior border of the mammary gland। यहाँ मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। देखो ये एक क्लैविकल आ रही है राइट साइड की, यहाँ पे ऑब्वियसली लेफ्ट साइड की क्लैविकल होगी इस तरह। यहाँ ये जो नॉच बन रही है ना, ये देखो इस क्लैविकल का मीडियल एंड है, ये इस क्लैविकल का मीडियल एंड है। इन दोनों मीडियल एंड के बीच में यहाँ ये जो नॉच बन रही है, और ये नॉच आप पाल्पेट कर सकते हैं, एक्चुअली फील कर सकते हैं अपनी, इसे हम नाम देते हैं जुगुलर नॉच। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज जुगुलर नॉच। फिर है जी एक्सटर्नल एंगल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्सटर्नल एंगल, जिसका एक और नाम है एंगल ऑफ लुई, इज फेल्ट एज अ ट्रांसवर्स रिज about 5 centimeter below the jugular notch. It marks the manibrio-sternal joint. Laterally on either side there is a second costal cartilage. और एक्सटर्नल एंगल, ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको मैं समझाता भी हूं ये है क्या, thus serves as a landmark for identification of the second costal cartilage. Other ribs can be counted by from this landmark. आइए जनाब देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जुगुलर नॉच ये रही। देखो इसके ना फिजिकल एग्जामिनेशन का तरीका भी है। होगा क्या, होगा ये कि ये अगर मैं इसको रब कर दूं इस पूरे पोर्शन को यहाँ से, और दोबारा आपको समझाऊं, ये यहाँ से हटा देते हैं हम इस सारी चीज को ताकि ये चीज क्लीन हो जाए और मैं आपको इजीली समझाऊं। सो लेट्स पिक अप द पेन अगेन। अब देखो ये है मैनिब्रम स्टर्नाई, ठीक है, दिस इज मैनिब्रम स्टर्नाई और ये है स्टर्नम, ऐसे ही है। अब जुगुलर नॉच ये वाला रीजन है, यहाँ पे से नीचे अगर मैं चलूं तो तकरीबन 5 सेंटीमीटर बिलो आप फील करेंगे कि आपको एक ट्रांसवर्सली एक उभार, एक रिज, बोनी रिज महसूस होगा स्टर्नम पे। इसको आप फिंगर से पैल्पेट करते 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 जब नीचे आएंगे तो इस जगह ये आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, इट इज रफली अराउंड 5 सेंटीमीटर बिलो द जुगुलर नॉच। ये जो उभार है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके साथ यहाँ पे सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज है, तो सेकंड ड्रिप चल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल लैंडमार्क है। सेकेंड ड्रिप पे बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शंस हैं डिफरेंट ब्लड वेसल्स के, लंग्स के हवाले से, जो हम पढ़ेंगे जब चेस्ट पढ़ेंगे तब मैं ये बात करूंगा कि आपको याद है हमने ये एक्सटर्नल रिज की बात की थी, एंगल ऑफ लुई की बात की थी, तो आपको उस वक्त ये याद रखना है कि ये जो रिज है इट मार्क्स
सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। तो सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के साथ इसका कनेक्शन है, बाकी रिब्स आप इससे नीचे और ऊपर काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल लैंडमार्क। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं चेस्ट का, उसमें ये एंगल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको जो चीज सरफेस लैंडमार्क में है वो है एपिगैस्ट्रिक फोसा। जहां पे स्टर्नम खत्म होता है तो यहाँ पे एक छोटी सी बोन होती है जीफॉइड प्रोसेस, यहाँ एक पिट पड़ता है, बाकायदा एक डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन को हम नाम, जो लीन होते हैं, जिन्होंने 6 पैक्स बना रखे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनमें ये बड़ा क्लियर होता है। यहाँ पे खड्डा सा, गढ़ा सा होता है, इसको पिट ऑफ स्टमक भी कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड दी एपिगैस्ट्रिक फोसा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट नेबरिंग लैंडमार्क है वो है 7th कोस्टल कार्टिलेज। फिर है निपल। Nipple is part of the breast और it is obviously variable in position. फीमेल्स में इसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, ज़ाहिर है, बिकॉज ब्रेस्ट आर हैंगिंग, और मेल्स में चूंकि ब्रेस्ट की एनाटॉमी डिफरेंट है तो निपल की पोजीशन डिफरेंट होती है। बट यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन द 4th कोस्टल intercostal space and 10 centimeter from the mid-sternal line. So if this is the mid-sternal line, यानी sternum के बीच की line, so इससे 10 centimeter इधर 4th intercostal space में पोजीशन होती है निपल की, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, लेकिन साथ ये भी पता होना चाहिए कि दैट्स अ हेवीली वेरिएबल पोजीशन। अगर फीमेल्स में बात करें, ब्रेस्ट साइज और ब्रेस्ट एनाटॉमी अगर पेंडुलस है, सो हो सकता है कि निपल की एग्जैक्टली ये पोजीशन ना हो, ऑब्वियसली। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज अ मिड क्लैविकुलर लाइन। मिड क्लैविकुलर लाइन पासेस, ऑब्वियसली नाम से जाहिर है कि क्लैविकल की बीच की लाइन है, ठीक है। अगर इसको हम नीचे खींचें तो इट पासेस वर्टिकली थ्रू द मिडल ऑफ द क्लैविकल, टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज एंड मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये क्लैविकल है, क्लैविकल का लेटरल एंड ये रहा, क्लैविकल का मीडियल एंड ये रहा। तो मिड क्लैविकुलर लाइन इसके बीच की लाइन है, और अगर ये लाइन में एग्जैक्टली स्ट्रेट नीचे ड्रॉ करूं तो ये लाइन कहां से गुजरती है? ये लाइन ज़ाहिर मिडल ऑफ द क्लैविकल से गुजरती है, फिर ये टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज से गुजरती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल लैंडमार्क है। और नीचे इंग्वाइनल रीजन में इट पासेस थ्रू द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, यानी अगर मिड इंग्वाइनल पॉइंट आपने कैलकुलेट करना हो तो ऊपर से ये हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और आपको ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट पता चल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट जब हम पढ़ रहे होते हैं इंग्वाइनल एनाटॉमी, यानी कि हर्नियास वगैरह जब डिस्कस करेंगे, तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक वर्ड है, एक और इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, विच इज इंफ्रा क्लैविकुलर फोसा। Now, infraclavicular fossa is also called deltopectoral triangle. It is a triangular depression below the junction of the lateral and the medial thirds of the clavicle. यानी जो clavicle है उसके medial end और उसके lateral end के junction पर एक गढ़ा सा होता है, या आप फील भी कर सकते हो अपनी बॉडी में, इसको हम कहते हैं infraclavicular fossa. Then tip of the coracoid process, ये आपको शोल्डर पे फील होता है, you exactly can feel it. Acromion process, ये सब चीजें हम जब upper limb की osteology पढ़ी थी, so we have done this, okay? So I recommend कि आप मेरी वो वीडियो देखें जिसमें हमने क्लैविकल की डिटेल्स, स्कैपुला की डिटेल्स और जॉइंट्स की डिटेल्स, मैं लिंक्स दे रहा हूं इस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर डेल्टोइड मसल पूरे शोल्डर को ओवरहैंग करता है। इट इज अ ट्रायंगुलर मसल विद इट्स एपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इट फॉर्म्स द राउंडेड काउंटर ऑफ द शोल्डर, यानी जो शोल्डर का आपका राउंडेड काउंटर बनता है ना, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें बड़ा जबरदस्त नजर आता है। दिस इज बिकॉज ऑफ विच मसल? डेल्टोइड मसल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये काउंटर किस वजह से है। देन एक्सिला इज द आर्मपिट, ये बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि एक्सिला पर पूरी एक वीडियो अलग से बनेगी। यानी कि बंदा अगर अपना हाथ एबडक्ट कर ले, ऊपर कर ले, तो यहाँ जो आर्मपिट है, इस आर्मपिट को हम नाम देते हैं एक्सिला। ये हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। देन the medial wall of the axilla and all that, we will discuss this later on जब axilla की अलग से वीडियो पढ़ेंगे। and then there is a mid axillary line। देखें axilla, जब ये बंदा अगर हाथ उठा के ऊपर खड़ा होता है, सो एक इसका anterior fold बनता है आगे की तरफ, एक posterior fold बनता है, उसके बीच का जो पार्ट होगा that will be called mid axillary line, यानी axilla की बीच की लाइन, जैसे mid clavicular लाइन थी ऐसे mid axillary line, ठीक है बॉस। तो ये जितनी भी अभी मैंने आपको टर्म्स बताई है ना, क्लैविकल, एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुईस, यहाँ जीफॉइड प्रोसेस के पास एपिगैस्ट्रिक पिट, उसके बाद ये मिड क्लैविकुलर लाइन जो नीचे तक जाती है, मिड इंग्वाइनल लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट है और इनके जो क्लिनिकल रिलेशंस बताएं, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक दफा फिर वीडियो रोक के इसको रिवाइंड करके सुन लें, ताकि ये सारी टर्म्स पेक्टोरल रीजन में, यानी जब हम इस रीजन की बात करें, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए कि क्लैविकल क्या है, ये प्रोसेसेस क्या हैं, और निपल किस पोजीशन पर है,
ऑल दिस रीजन जो अभी हमने डिस्कशन किया है इज वेरी वेरी हाई यील्ड. ठीक है, अब आगे बात को बढ़ाते हैं. Let us now discuss what is the superficial fascia present in the pectoral region. ठीक है, the superficial fascia of the pectoral region is visualized after. जैसे ही स्किन को आप काट देंगे तो स्किन के नीचे फौरन ऑब्वियसली superficial fascia नजर आएगा. ये पूरी बॉडी की तरह है. It contains moderate amount of fat. उसमें ऑब्वियसली फैट होती है. पूरी बॉडी में ऐसे ही होता है. superficial fat fascia में fatty structures होते हैं, fat cells होते हैं, and it continues with that of the surrounding region. The breast, which is well developed in females, is the most important of all the contents of this fascia. सुपरफिशियल फेशिया में पेक्टोरल रीजन में फैट तो होती ही है. इन एडिशन टू फैट कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. और वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इन द सुपरफिशियल फेशिया देयर आर सम कुटेनियस नर्व्स. तो हम अभी ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कुटेनियस नर्व्स हैं जो पेक्टोरल रीजन को सप्लाई करती हैं. कुटेनियस नर्व्स के अलावा इस सुपरफिशियल फेशिया में होती हैं कुटेनियस ब्रांचेस फ्रॉम इंटरनल थोरैसिक आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, यानी ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है, और इस सुपरफिशियल फेशिया में होता है प्लेटिज्मा. प्लेटिज्मा इज अ बैंड ऑफ मसल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेबलाइज थिंग्स इन सुपरफिशियल फेशिया इन द पेक्टोरल रीजन. प्लेटिज्मा के बारे में पढ़ेंगे. और ब्रेस्ट, यानी अगर आपसे कोई ये पूछे कि बॉस पेक्टोरल रीजन में क्या क्या कंटेंट्स हैं, सो पेक्टोरल रीजन में यानी ये जो रीजन है इस रीजन में सबसे ऊपर होगी ऑब्वियसली स्किन. स्किन को जब आप कट कर देंगे तो स्किन के बाद नीचे यहाँ पे क्या चीज आएगी? सुपरफिशियल फेशिया. और इस सुपरफिशियल फेशिया में 4 चीजें हैं. इसमें कुटेनियस नर्व्स हैं, इसमें कुटेनियस वेसल्स हैं, इसमें एक बैंड लाइक मसल है जिसका नाम है प्लेटिज्मा, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ब्रेस्ट. ओके, तो ये सब चीजें किस चीज का पार्ट है? सुपरफिशियल फेशिया. ऑब्वियसली सुपरफिशियल फेशिया के बाद यहाँ पे आएगा डीप फेशिया, और डीप फेशिया के साथ यहाँ पे कुछ होंगे मसल्स. तो ये सारी चीजें हमको पेक्टोरल रीजन में पढ़नी है. इस वक्त हम बात कर रहे हैं सुपरफिशियल फेशिया की, और सुपरफिशियल फेशिया का पहला कंपोनेंट जो हम देख रहे हैं वो है कुटेनियस नर्व्स. आइए देखते हैं पेक्टोरल रीजन में कौन कौन सी कुटेनियस नर्व्स हैं. सो जो कुटेनियस नर्व्स यहाँ पे हैं वो राइट अबव द क्लैविकल ये 3 ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सुप्राक्लैविकुलर नर्व्स. सो सुप्राक्लैविकुलर नर्व इज द फर्स्ट सेट ऑफ नर्व्स जो इस पेक्टोरल रीजन को सप्लाई करते हैं. ठीक है, सुप्राक्लैविकुलर नर्व्स, डू नॉट फॉरगेट द नेम. ठीक हो गया जी. द मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल सुप्राक्लैविकुलर नर्व्स, और इनकी रूट वैल्यू आपको याद रखनी है C3 एंड C4. सो ये रही, देखें ये सबसे यहाँ कॉर्नर पर जो है मीडियल साइड पे, दिस इज द मीडियल सुप्राक्लैविकुलर नर्व, फिर ये इंटरमीडिएट सुप्राक्लैविकुलर नर्व और ये लेटरल सुप्राक्लैविकुलर नर्व. और इन तीनों सुप्राक्लैविकुलर नर्व्स की रूट वैल्यू क्या है? C3 एंड C4. ठीक हो गया. अच्छा, फिर है सेकेंड सेट ऑफ नर्व्स, एंटीरियर एंड लेटरल कुटेनियस ब्रांचेस of 2nd to 6th intercostal nerve supply of the skin below the level of 2nd rib. Okay, now this is the external angle. ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2nd costal cartilage होता है. external angle के बिल्कुल नीचे यहाँ पे anterior cutaneous branches हैं और lateral cutaneous branches हैं, और इनकी nerve values हैं T2 to T6 anterior cutaneous branches की, और lateral cutaneous branches की nerve value है T3 to T6. सो ये रूट वैल्यूज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक बात जरा नोट करें, मैं ये वाली डायग्राम आपको दिखाता हूं. देखें, ये डायग्राम है C3 एंड C4. ये पूरा एरिया किससे सप्लाई होगा? इन नर्व से जो ऊपर क्लैविकल की थी. क्या नाम था इन नर्व्स का? सुप्राक्लैविकुलर नर्व्स. ये नाम याद भी रखना इजी है, चूंकि ये क्लैविकल के ऊपर हैं इसलिए सुप्रा का मतलब है ऊपर. किसके ऊपर हैं ये? क्लैविकल के. सो सुप्राक्लैविकुलर नर्व्स. ठीक है, तो उनकी रूट वैल्यू थी C3 और C4. तो ये वो पट्टी है जिसको सप्लाई करता है C3 और C4, और उसके बाद एक्सटर्नल एंगल के नीचे जितनी भी सप्लाई है वो है फ्रॉम थोरैसिक सेगमेंट T2, T3, T4, T5 एंड T6. तो ये डायग्राम हेल्प करती है आपको. एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, जरा देखें, लिसन. वो बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बॉस रूट वैल्यू C3 ये रही, C4 ये रही. अच्छा, C5 कहाँ है, C6 कहाँ है, फिर T1 कहाँ है? बीच में से रूट वैल्यूज कंटिन्यूअस नहीं है, मिसिंग है ना मिसिंग. एक्चुअली इस बॉर्डर को अगर मैं देखूं तो ये रहा C4, और फिर अचानक से क्या शुरू हो गया? T2, यानी बीच में से C5 मिसिंग है, और C5 से लेके यहाँ पे C5 होना चाहिए था लेकिन C5 नहीं है. C5 से लेके T1 तक जो रूट वैल्यू है वो कहाँ सप्लाई कर रही है? वो चेस्ट वॉल को सप्लाई नहीं कर रही, वो पेक्टोरल रीजन को सप्लाई नहीं कर रही.
इसलिए क्योंकि ये पूरी नर्व सप्लाई आपकी बॉडी ने पुल कर दी है और दे दी है अपर लिम्ब को। ये देखें अपर लिम्ब की सप्लाई है C5 to T1। सो बेसिकली पेक्टोरल रीजन जो है वो C3 C4 से सप्लाई होता है और फिर स्टर्नल एंगल के नीचे T2 से T6 तक सप्लाई होता है। बीच के जो मिसिंग डर्मेटोम्स हैं वो पुल कर लिए गए हैं अपर लिम्ब की सप्लाई के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो दीज आर द सुपरफिशियल फेशिया के अंदर नर्व्स। अब आप बात करते हैं कि कौन कौन सी कुटेनियस वेसल्स हैं सुपरफिशियल फेशिया में। सो जो वेसल्स हैं, द वेसल्स आर basically the anterior cutaneous nerves, जो ये anterior cutaneous nerves हैं, they are accompanied by perforating branches of internal thoracic artery. So internal thoracic artery branches supply करती है and posterior intercostal arteries branches supply करती हैं। Figure 3.8 हम देख लेते हैं अभी। Where is figure 3.8? This is figure 3.8. So you see ये है internal thoracic artery और इस internal thoracic artery से ये branches आ रही हैं जो यहाँ supply कर रही हैं मीडियल पार्ट ऑफ द पेक्टोरल रीजन को। इन्हें हम कहते हैं परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। बिल्कुल इसी तरह दीज आर ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। पीछे पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है वो सप्लाई करती है लेटरल पार्ट को। सो ये ब्लड वेसल्स आपको याद रखनी है जो कुटेनियस सुपरफिशियल फेशिया में है। डीप ब्लड सप्लाई अलग है, वो भी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, लेकिन इस वक्त बार बार मैं याद दिला रहा हूं कि हम पढ़ रहे हैं सुपरफिशियल फेशिया कि अगर ये पेक्टोरल रीजन है तो इसमें सबसे ऊपर होगी स्किन और स्किन के बाद होगा सुपरफिशियल फेशिया। और सुपरफिशियल फेशिया में चार चीजें हैं, मैंने आपको बताया। इसमें है नर्व्स, इसमें है वेसल्स, इसमें है प्लेटिज्मा और इसमें है ब्रेस्ट। नर्व्स में आपको पढ़ा चुका, सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स हैं, एंटीरियर कुटेनियस नर्व्स हैं और लेटरल कुटेनियस नर्व्स हैं। वेसल्स हैं ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड फ्रॉम पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल। आइए बात करते हैं प्लेटिज्मा की। प्लेटिज्मा इज अ थिन ब्रॉड शीट ऑफ सबकुटेनियस मसल। इट इज वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स इन द बॉडी जहां सबकुटेनियस टिश्यू में मसल मौजूद है और इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल जुगुलर वेन को और स्टेबलाइज करे सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट्स को। ठीक है, इट इज सप्लाइज बाय ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व। और बेसिकली अगर मैं इसको आपको आम जबान में समझाऊं तो अगर आप अपनी नेक को रेंचिंग करते हैं यानी यूं अपने जबड़े करते हैं तो यहाँ जो रिंकल्स पड़ते हैं इस एरिया में, इस पूरे एरिया में, ये मसल कहलाता है प्लेटिज्मा। ठीक है, अच्छा जी। अब चौथा कंपोनेंट जो सुपरफिशियल फेशिया में है वो क्या था? व्हाट वाज द फोर्थ कंपोनेंट? इट वाज ब्रेस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट की एनाटॉमी। Let us now discuss the fourth component of superficial fascia in the pectoral region and that is the breast. Okay, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो पेक्टोरल रीजन है उसमें सबसे ऊपर ऑब्वियसली होगी स्किन और स्किन के बाद हम पढ़ रहे हैं सुपरफिशियल फेशिया जिसमें चार कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट था नर्व्स, दूसरा कंपोनेंट था वेसल्स, तीसरा कंपोनेंट था प्लेटिज्मा और चौथा कंपोनेंट है ब्रेस्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग ब्रेस्ट. Breast is actually the most important structure which is present in the pectoral region because of its association with the malignancy. Breast cancer मैंने आपको बताया सबसे common malignancy है पूरी दुनिया में। ठीक है, breast is found in both genders obviously, but it is rudimentary in males. Males भी develop नहीं होता. It is well developed in females for a purpose obviously because of lactation, providing milk to the young ones. It forms an important accessory organ for female reproductive system and provides nutrition to the newborn. So ये आपको पता है कि this is the importance of the breast. Situation, where is it situated? Breast की location क्या है, इसकी situation क्या है? It is located एनाटॉमिकली इन द सुपरफिशियल फेशिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात नहीं समझ में आ रही होती है, आई डोंट नो व्हाई, बट रिमेंबर कि जैसे ही स्किन को कट करते हैं उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया ने आना होता है और सुपरफिशियल फेशिया में ये स्ट्रक्चर मौजूद है ब्रेस्ट का। सो ब्रेस्ट इज टेक्निकली लोकेटेड इनसाइड द विद इन द सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, और पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेशिया में इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स और वो 4 क्वाड्रेंट्स इसके क्या हैं? अपर मीडियल क्वाड्रेंट, अपर लेटरल क्वाड्रेंट, लोअर मीडियल एंड लोअर लेटरल। ठीक है, अगर हम ब्रेस्ट को देखें सो दिस इज द ब्रेस्ट, सो वी कैन डिवाइड इट एक्चुअली दिस ब्रेस्ट इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। सो जो एक्सटर्नल साइड पे होगा दिस इज द अपर मीडियल क्वाड्रेंट, जो एक्सिला की तरफ है वो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है, जो लोअर स्टर्नम की तरफ है वो लोअर मीडियल क्वाड्रेंट एंड दिस इज द लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इजीली अंडरस्टैंडेबल और इजीली आप इसको समझ सकते हैं बात को। There is a small extension of the upper lateral quadrant called the axillary tail of Spence. ये इंपॉर्टेंट है। ये देखें अपर लेटरल ये क्वाड्रेंट था ना, तो एक स्मॉल इसमें से टेल एक प्रोजेक्शन जाती है एक ओपनिंग में से, इसे हम कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ठीक है, और जिस फोरामेन में से ये टिश्यू अंदर जाता है टुवर्ड्स द एक्सिलरी डायरेक्शन, उस
फोरामेन को हम नाम देते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। सो बेसिकली ये जो रेसिस है, एक्सिलरी टेल है, वो फोरामेन ऑफ लैंगर से जाती है, ठीक है। नाउ एक्सटेंट ऑफ द बेस, वर्टिकली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेकंड टू द सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज रिब्स तक, एंड हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। ये ब्रेस्ट की बाउंड्रीज हैं, अपर एंड लोअर बाउंड्रीज, यानी ऊपर से नीचे तक ये किन डायरेक्शंस में होगा, ऊपर से नीचे तक इसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है दैट इज सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज नीचे और सेकंड कोस्टल कार्टिलेज ऊपर। सो सेकंड कोस्टल कार्टिलेज हेयर एंड सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज हेयर, ये ब्रेस्ट की डायमेंशन इधर है। और यहाँ पे स्टर्नम का मीडियल एंड और यहाँ मिड एक्सिलरी लाइन तक, ये एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है, ये पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है, इसके बीच में ये जो लाइन है, तो ये ब्रेस्ट की नॉर्मल डायमेंशन है, ठीक है। ऑब्वियसली ये काफी वेरिएबल हो सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द पीपल दिस इज द डायमेंशन। डीप रिलेशंस, अंदर ब्रेस्ट के पीछे बैक साइड पे क्या होता है, द डीप सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन दैट ऑर्डर, यानी इमीडिएटली ब्रेस्ट के पीछे क्या होगा, द ब्रेस्ट लाइज ऑन द डीप फेशिया, जिसको हम पेक्टोरल फेशिया भी नाम देते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में। सो ब्रेस्ट सुपरफिशियल फेशिया में है, उसके बिल्कुल बैक साइड पर, सो दिस इज ब्रेस्ट हेयर, इसके बिल्कुल बैक साइड पर कौन सा फेशिया होगा, डीप फेशिया। Still deeper are the parts of three muscles, और इसके बैक साइड पर तीन मसल्स हैं, पेक मेजर, serratus anterior and external oblique muscles, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम यहाँ उन्होंने कट करके दिखाई है कि दिस इज द ब्रेस्ट टिश्यू। अगर इसको हम काट दें तो पीछे हमको सेराटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक और पेक्टोरालिस मेजर इसके पीछे नजर आते हैं। लेकिन इमीडिएटली ब्रेस्ट के पीछे क्या होगा, डीप फेशिया, और डीप फेशिया के पीछे फिर ये मसल्स होंगे। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसी ऑर्डर में ये इसके डीप रिलेशंस हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ये नहीं कि आप पहले मसल्स बता दें उसके बाद डीप फेशिया बता दें, ठीक है। नाउ ब्रेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेक्टोरल फेशिया बाय लूज एरियोलर टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड द रेट्रोमेमोरी स्पेस, एंड दिस इज व्हाई you can move actually the breast को आप hold करके if you move it up and down laterally and medially it is mobile because ये deep fascia के साथ connected नहीं है। ये deep मतलब connected in a sense है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा fixed connection नहीं है और इसीलिए it is mobile। एक डायग्राम यहाँ पे थी, दिस डायग्राम, सो दैट्स द लेटरल व्यू एंड यू सी सबसे ऊपर यहाँ पे पेक्टोरल रीजन में जो चीज होगी उसको हम नाम देंगे स्किन। सबसे फर्स्ट थिंग स्किन काटेंगे तो ये सारा सुपरफिशियल फेशिया आएगा और इस सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ब्रेस्ट है। चार चीजें होती हैं सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, बार बार इस वीडियो में बताया, आपको रिपीट करके देखना है। वो चार चीजें क्या हैं, नर्व्स, वेसल्स, प्लेटिज्मा एंड ब्रेस्ट। अच्छा, ब्रेस्ट टिश्यू का जो पोस्टीरियर या डीप रिलेशन होगा वो आएगा जनाब सबसे पहले ये पेक्टोरल फेशिया है, पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया और ब्रेस्ट टिश्यू के बीच में ये जो स्पेस है इसे कहते हैं रेट्रोमेमोरी स्पेस, ठीक है। और होता ये है कि ये जो डीप फेशिया है जिसे पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं, इसमें से यूं प्रोजेक्शंस निकलती हैं डीप फेशिया की और ब्रेस्ट टिश्यू को कनेक्ट करती हैं, यानी जो पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट है उसको होल्ड करती हैं, उसके साथ कनेक्ट करती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से प्रोजेक्शंस निकल के कहाँ तक जा रही हैं, इन डिफरेंट डायमेंशंस, स्किन तक भी आ रही हैं। और ये पूरा इसका पर्पस होता है स्टेबलाइज करना और शेप देना ब्रेस्ट टिश्यू को। इन प्रोजेक्शंस को जो डीप फेशिया से निकलती हैं और ब्रेस्ट टिश्यू को जाके अटैच करती हैं, इन्हें हम नाम देते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, अभी थोड़ी देर में इसकी बात करेंगे, बट यहाँ चूंकि ये डायग्राम देख रहे थे तो आई थॉट कि मैं आपको अभी समझा दूं, राइट। ओके, सो ये उसके डीप रिलेशंस हो गए, ये सारी बात हमने कर ली। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट इटसेल्फ। Structure of the breast may be conveniently studied by dividing it into the skin, सबसे ऊपर का पार्ट, then the parenchyma and the stroma. So skin है obviously जिसको कवर कर रही है। अच्छा, parenchyma is the glandular portion, जो glandular portion है उसको हम नाम देते हैं parenchyma, यानी ये एक्चुअली वो पोर्शन होगा जो मिल्क प्रोड्यूस करेगा, और ये एक्चुअली वो पोर्शन है जिसमें एक्चुअली कैंसर डेवलप होता है, जिन लोगों में कैंसर होता है, ठीक है। और फिर एक सपोर्टिंग मैट्रिक्स होता है जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। सो स्किन, parenchyma and stroma ये मिलके बनाते हैं ब्रेस्ट। द parenchyma is actually known as the mammary gland, क्योंकि ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है इसीलिए इसको हम मेमरी ग्लैंड का नाम भी देते हैं, ठीक है। स्किन की बात करते हैं, इट कवर्स द ग्लैंड एंड प्रेजेंट्स द फॉलोइंग फीचर। स्किन की एक जो मॉडिफिकेशन है ब्रेस्ट में वो है निपल। Nipple is present just below the center of the breast at the level of the fourth intercostal space, 10 centimeter away from the midline। ये बात हम कर चुके हैं। और एक्चुअली निपल में 15 से 20 लेक्टिफरस डक्ट्स आती हैं और इसका काम है टू प्रोड्यूस एक्चुअली टू रिलीज द मिल्क, ओके। इसीलिए निपल में यहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, ताकि उसकी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से मिल्क इजेक्शन ईजी हो। Also, it has modified sweat glands and it is very rich in nerve supply. Therefore, nipple is a very sensitive part of the body. Okay. Now, skins. So, अगर मैं आपको diagram दिखाऊं, so that area is the nipple.
निपल एरिया में आप ये देख रहे हैं ये ओपनिंग्स हैं, दीज आर द ओपनिंग्स ऑफ द लेक्टिफरस डक्ट्स। तो ये लेक्टिफरस डक्ट्स हैं जो यहाँ ओपन होती हैं। तो ये एक्चुअली ग्लैंड है, इसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है और फिर वो स्टोर होता है। ये लेक्टिफरस साइनसेस हैं, लेक्टिफरस साइनस, और यहाँ से वो रिलीज होता है थ्रू द निपल। ओके, तो ये आपको बात याद रखनी है। अच्छा, स्किन अराउंड द बेस ऑफ द निपल इज अ डार्कली पिगमेंटेड स्किन, और उसे हम नाम देते हैं एरियोला। एरियोला में देयर आर लॉट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स, एंड इतने बाजों का सेबेशियस ग्लैंड प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि वो ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। यानी अगर ये निपल एरिया है तो निपल एरिया में कि ब्रेस्ट के इर्द गिर्द ये जो एरिया होता है दैट इज अ वेरी डार्क एरिया। तो यहाँ बाजों का प्रोमिनेंट प्रोजेक्शंस और ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्यूबरकल्स लाइक, उन्हें हम कहते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमरी। पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी में ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। पर्पस उनका ये होता है कि वो इस पूरे एरिया को मॉइस्ट रखें ताकि इसमें क्रैकल्स ना पड़े ड्यूरिंग लैक्टेशन। याद रहे कि मैमरी ग्लैंड इज अ टिश्यू फॉर लैक्टेशन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो उस लैक्टेशन को प्रोवाइड करने के लिए उस हिसाब से यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हैं। यहाँ पे निपल रखा गया है ताकि निपल के जरिए मिल्क बाहर आ सके। इसमें सेबेशियस ग्लैंड है ताकि वो इस एरिया को ऑयली रख सकें ताकि क्रैक्स ना पड़े इस पूरे एरिया में, राइट। सो ये तो थी स्किन ऑफ द ब्रेस्ट। अब बात करते हैं ब्रेस्ट का पैरेन्काइमा। सो मैंने आपको बताया पैरेन्काइमा इज द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर और इसको हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड। मैंने ग्लैंड्स की वीडियो अपलोड की हुई है ऑलरेडी अपने चैनल पर, हिस्टोलॉजी की प्लेलिस्ट में। ये रहा उसका लिंक, ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ ग्लैंड्स की एनाटमी बताइए तो आपको समझ में आएगा ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और इसका काम है ऑब्वियसली टू सीक्रेट मिल्क। नाउ एग्जाम में अक्सर जो ट्रिकी एग्जामिनर होते हैं वो ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि भाई ये बताओ कि क्या मेमरी ग्लैंड का कोई कैप्सूल होता है, यानी दिस इज द मेमरी ग्लैंड, तो क्या इसका कोई कैप्सूल है। सो देयर इज नो कैप्सूल बॉस। रीजन ये है कि कैप्सूल हमेशा वहां होता है जहां चीजें डीप फेशिया में होती हैं। डीप फेशिया से कैप्सूल बनता है, लेकिन ब्रेस्ट किस में मौजूद है, सुपरफिशियल फेशिया में। तो बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया देयर इज नो कैप्सूल ऑफ मेमरी ग्लैंड। ओके अच्छा, मेमरी ग्लैंड इज अ बिग स्ट्रक्चर जिसके 15 से 20 लोब्स होते हैं। हर लोब में डिफरेंट ग्लैंडुलर एल्वुलाई होते हैं और उनकी लेक्टिफुलस डक्ट्स और लेक्टिफुलस साइनसेस होती हैं जिससे वो ड्रेन करते हैं। यानी ये स्ट्रक्चर इज इनफ फॉर यू टू रिमेंबर कि देखो ये एक पूरा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ये एक पूरा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और फिर इस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का ये एक लेक्टिफुलस साइनस है जिसमें मिल्क स्टोर हो सकता है, और ये फिर लेक्टिफुलस डक्ट है जिससे मिल्क बाहर आएगा, ठीक है। तो ये है इसका पूरा पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर, इसका ग्लैंड का स्ट्रक्चर। देन इज द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द सपोर्टिंग स्टफ, ठीक है। सपोर्टिंग स्टफ का मतलब ये है कि वो तमाम चीजें जो सुपरफिशियल फेशिया में ब्रेस्ट को होल्ड करने में, उसकी शेप मेंटेन करने में, उसकी एनाटॉमी मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये बात मैंने आपको बताई थी। ऑब्वियसली फैट सेल्स होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ फाइब्रोब्लास्ट टाइप सेल्स होंगे, तो ये सारे फैट सेल्स हैं। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा। लेकिन इसकी एक्चुअली शेप को होल्ड करने के लिए ये डीप फेशिया से, जो पेक्टोरल फेशिया था, इससे ये जो लिगामेंट्स आ रहे हैं ये होल्ड करके रखते हैं पूरे ब्रेस्ट को और स्किन तक ये कनेक्ट होते हैं। सो इमेजिन दिस। सम फॉल्स सीलिंग लगाते हैं यार घरों में, देखा आपने इस तरह से। अगर एक कमरा है और इसकी ये ओरिजिनल छत है तो उसके नीचे जो आर्टिफिशियल ब्यूटीफुल चीजें लगाई जाती हैं वो फॉल्स सीलिंग है। उस फॉल्स सीलिंग को हैंग करने के लिए ओरिजिनल जो आपकी रूफ होती है उससे ऐसे छोटे छोटे वायर्स आके कनेक्ट होते हैं जो एक्चुअली इस फॉल्स सीलिंग को होल्ड करते हैं। तो इसी तरह ये डीप फेशिया है और ये छोटे छोटे वायर्स हैं जो आपके पूरे ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं। इन्हें हम नाम देते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। तो ये पार्ट है स्ट्रोमा का, राइट। Now blood supply. Now mammary gland is extremely vascular. इसकी ब्लड सप्लाई बहुत हैवी है। इट इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज। नंबर 1 इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, लेटरल थोरैसिक आर्टरी एंड लेटरल ब्रांचेस ऑफ इवन द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लेकिन सप्लाई कर रही है ब्लड को। सो इट्स प्रीटी रिच ब्लड सप्लाई। 3.8 फिगर हम देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी ये फिगर आपको मैंने दिखाई थी। सो दिस इज वन मेजर सप्लाई विच इज द लेटरल थोरैसिक आर्टरी, एंड देन देयर आर ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो हमें यहाँ नहीं नजर आ रही हैं। So and then there is lateral thoracic artery obviously. So heavy blood supply. It's a heavy blood supply, ठीक है। posterior intercostal, lateral thoracic जो कि axillary की ब्रांच है, and also the internal thoracic। तो ये 3 blood vessels आपको याद रखनी है, 1, 2 and 3, right। Now veins obviously follow the arteries usually as a general principle in the body. They first converge towards the base of the nipple where they form an anastomeric venous plexus, एक circle बनाते हैं। The superficial veins drain into the internal thoracic vein
एंड डीप वेन्स ड्रेन इनटू द एक्सिलरी एंड द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल। ये याद रखने वाली चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। नर्व सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट इज बाय द एंटीरियर एंड लेटरल कुटेनियस ब्रांचेस 4 to 6 इंटरकॉस्टल, ये बात हम पढ़ चुके हैं। द नर्व कन्वे सेंसरी फाइबर्स टू स्किन एंड autonomic fibers to smooth muscles and to the blood vessels। एक बात इंपॉर्टेंट है कि देखो ये ग्लैंड है ना, इट इज ग्लैंड और इसका काम है मिल्क सिक्रेशन, बट दैट मिल्क सिक्रेशन इज नॉट अंडर nerve control, it is under hormonal control, ठीक है। So it is basically controlled by prolactin, which is secreted by hypophysis cerebri pars anterior. It is not under nervous control, okay? So milk की जो production, ejection है, this is not under the control of the nerves। यहाँ पे जो nerve supply है उसका basic काम है sensory signals, not milk secretion, okay? Very important topic to discuss, lymphatic drainage। Let us now start discussing lymphatic drainage। अच्छा, lymphatic drainage किसी भी organ का बड़ा important इसलिए हो जाता है क्योंकि lymphatic drainage का मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं अब कैंसर सेल्स के स्प्रेड की। देखो, ब्रेस्ट कैंसर मैंने आपको बताया कि बहुत कॉमन है, इट इज द नंबर 1 मैलिग्नेंसी अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में नंबर 1 कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। अब चूंकि ये इतना कॉमन कैंसर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर का लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ कहाँ है, क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती तो आप ब्रेस्ट टिश्यू निकाल देंगे, फॉर एग्जांपल अगर ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, लेकिन अगर वो कैंसर लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो चुका है और आपने वो लिम्फ नोड्स बॉडी ही में छोड़ दिए तो इसका मतलब एक्चुअली आपने कैंसर सेल्स अंदर छोड़ दिए हैं। सो हम करते ये हैं कि रेडिकल मिस्टेक्टमी करते हैं कि ब्रेस्ट टिश्यू भी निकालते हैं और उसके साथ अगर अफेक्टेड लिम्फ नोड्स हैं तो वो भी निकाल देते हैं, इसे नाम दिया जाता है रेडिकल मिस्टेक्टमी। फिर इसका एक और वर्जन होता है मॉडिफाइड रेडिकल मिस्टेक्टमी, जिसमें कुछ लिम्फ नोड्स निकालते हैं जो अफेक्टेड होते हैं, बाकी नहीं। सो पॉइंट ये है कि लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको अच्छे से पता होना चाहिए ब्रेस्ट का। इट्स अ वेरी हाई यील्ड टॉपिक, ओके। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट अज्यूम्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सर्जन्स बिकॉज ऑफ कार्सिनोमा, ठीक है। और क्योंकि कार्सिनोमा स्प्रेड करता है वाया द लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक चैनल्स, तो आपको पता होना चाहिए लिम्फ नोड्स कौन कौन से हैं और आपको पता होना चाहिए लिम्फेटिक वेसल्स कौन कौन सी है। सो लिम्फ नोड्स की बात करते हैं। लिम्फ नोड्स are basically divided into various groups, और वो ग्रुप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, फिगर 3.9 में भी देखते भी हैं। There are axillary lymph nodes, there are lymph nodes which are in the axilla, chiefly the anterior group, the posterior group, the lateral and the center. This is all because of their position in the axilla. So अगर हम, where is the diagram, where have they shown this, there must be a diagram, there is the diagram, okay. So this is the diagram showing different group of lymph nodes। तो हम बात कर रहे हैं एक्सिला की। ये देखें, जो पोस्टीरियर एक्सिलरी वॉल के नजदीक हैं उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, जो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड के नजदीक हैं वो कहलाते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, फिर सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एंड लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो ये सारे लिम्फ नोड्स चूंकि एक्सिला में हैं इसीलिए इनको कंबाइन हम नाम देते हैं एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। फिर ये एक्सिला में कहाँ लोकेटेड है, अगर एंटीरियरली तो उसका नाम एंटीरियर एक्सिलरी हो जाएगा, पोस्टीरियरली इस हिसाब से उसका फिर नाम दिया जाता है, ठीक है। सो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन देयर इज anterior thoracic या parasternal node which lies along the internal mammary vessels। 3.10 में देखें, सो यहाँ पे internal thoracic vessel है, उसके साथ जो lymph nodes होंगे they are called the anterior thoracic lymph nodes। फिर है there are some lymph nodes from the breast also reaches to the supraclavicular nodes। supraclavicular, clavicular के ऊपर ये lymph nodes मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। the cephalic lymph nodes, the posterior intercostal lymph nodes and also the subdiaphragmatic lymph node। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बॉस। देखें, यहाँ ये लिम्फ नोड दिखाए गए हैं जो क्लैविकल के ऊपर हैं, ये सुप्राक्लैविकुलर हैं, बैक साइड पे होंगे पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल। इस डायग्राम में दिखाएं पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ होते हैं पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स, और ऑब्वियसली सब डायफ्रैग्मेटिक, वो डायफ्राम के नीचे होंगे, यानी अगर यहाँ पे डायफ्राम है तो यहाँ पे ये लिम्फ नोड्स होंगे जिनको हम नाम देंगे सब डायफ्रैग्मेटिक। तो ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरा देखो ये क्या कह रहा है कि कहाँ कहाँ लिम्फ ड्रेनेज है। लिम्फ ड्रेनेज एक्सिला में है, ये बात समझ में आ गई। लिम्फ ड्रेनेज एंटीरियर थोरैसिक नोड्स में है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ ये कह रहा है कि लिम्फ कैन ऑल्सो रीच, ब्रेस्ट से जो लिम्फ है इट कैन ऑल्सो रीच टू सुप्राक्लैविकुलर नोड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये क्लैविकल है बंदे की और ये उस बंदे की नेक है और यहाँ पे ब्रेस्ट है, सो अगर कैंसर सेल्स निकल के सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड पे चले गए तो इसका मतलब यहाँ से ये हेड एंड नेक और ब्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। और cephalic lymph nodes
इसी तरह ऊपर ये जा सकते हैं ना। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड का मतलब ये है कि अगर कैंसर सेल्स ट्रैवल करके ब्रेस्ट से पोस्टीरियर यहां तक पहुंच गए तो यहां पहुंचने के बाद वर्टिब्रल कॉलम में जो वेनस प्लेक्सिस है उसके साथ इसका कनेक्शन है, तो वर्टिब्रल कॉलम आपका अफेक्टेड हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर से। इसका मतलब यह है कि ब्रेस्ट कैंसर की मेटास्टेसिस वर्टिब्रल कॉलम में हो सकती है। इसी तरह सब डायफ्रैग्मेटिक इन्वॉल्वमेंट का मतलब यह है कि अगर कैंसर सेल्स यहां ब्रेस्ट से निकल के सब डायफ्राग्मेटिक लिम्फ नोड में आ गए तो ये आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी फीमर हो गया, तो वहां मेटास्टेसाइज कर सकते हैं। सो लिम्फेटिक ड्रेनेज इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटास्टेसिस। जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा यानी उस पार्ट के थ्रू जितनी टेरिटरी उस लिम्फ नोड से ड्रेन होती है वो सारे पार्ट्स में कैंसर सेल्स जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, जिसको हम नाम देते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, ये तो हो गए लिम्फ नोड्स की कैटेगरीज। फिर आते हैं, बात करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स की। देयर आर सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स व्हिच ड्रेन स्किन ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट द एरिया ऑफ निपल एंड एरोला। निपल और एरोला के अलावा जितना भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेनेज में जाता है। द लिम्फेटिक पासेस रेडियली टू द सराउंडिंग लिम्फ नोड्स यानी एंटीरियर थोरैसिक, सुप्राक्लेविकुलर, इन तमाम एरियाज में ये ड्रेन करते हैं स्किन से। और जो डीप लिम्फेटिक्स है दे ड्रेन द पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, दे आल्सो ड्रेन द निपल एंड द एरोला। सो जो निपल और एरोला है वो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में नहीं बल्कि डीप लिम्फेटिक्स में ड्रेन होते हैं। अब जो बातें मजीद याद रखने की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की हैं कि अबाउट 75% ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन्स इनटू द एक्सिलरी नोड्स। देखो अभी बहुत सारी आपको कैटेगरीज बताई ना लिम्फ नोड्स की। एक ये ग्रुप था जिसको हमने नाम दिया था एक्सिलरी, एक ये ग्रुप था जिसको हमने नाम दिया था पेरिस्टर्नल, एक ये ग्रुप था जिसको हमने नाम दिया था एपाइकल, सुप्राक्लाविकुलर, फिर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, सब डायफ्राग्मेटिक। इन सब में थोड़ा लिम्फ ड्रेन होता है, बट 75% ऑफ द ब्रेस्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज इज इन द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक हो गया, यानी सबसे ज्यादा कैंसर में कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व होने वाले हैं? एक्सिलर के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है 20% इनटू द एंटीरियर थोरैसिक। एंटीरियर थोरैसिक में 20%, एंटीरियर थोरैसिक जो कि इंटरनल थोरैसिक आर्टरी के साथ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, 20% इन्वॉल्वमेंट उनका होता है, राइट? इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली। एंड 5% इनटू द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज। Now, among the axillary nodes, lymphatics end mostly in the anterior group and partly in the posterior and the apical group. Lymph from the anterior and the posterior groups passes then to the central and to the lateral group and through them to the apical. ये पूरा रूट इन्होंने बताया आपको कि किस तरह lymphatics drainage होती है। Finally, it reaches to the supraclavicular lymph nodes. Now the anterior thoracic nodes, तो ये तो हो गया अगर एक्सिला में जाता है तो वो किस तरह ट्रैवल करता है कि वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर से निकल के सेंटर और लेटरल ग्रुप्स में जाएगा, फाइनली सुप्राक्लैविकुलर में ड्रेन कर देगा। अच्छा, अगर एंटीरियर थोरैसिक लिम्फ नोड में ड्रेनेज होती है तो इट नॉट ओनली फ्रॉम द इनर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बट आल्सो फ्रॉम द आउटर हाफ। तो ये कोई 100% रूल नहीं है कि लेटरल पार्ट से वहीं जाएगा, ज्यादातर एक्सिला में जाता है, कुछ पार्ट एंटीरियर थोरैसिक में भी ड्रेन कर सकता है। ठीक है, देन देयर इज अ प्लेक्सिस ऑफ लिम्फ वेसल्स इन द डीप फेशिया एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेपे। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस प्लेक्सिस की वजह से अगर एक ब्रेस्ट में ट्यूमर है तो वो दूसरे ब्रेस्ट में ट्रेवल कर सकता है वाया द लिम्फेटिक चैनल। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, लोअर एंड क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट कम्युनिकेट टू द सब डायफ्रैग्मेटिक एंड द सब पैटर्न। तो ये वही बात कर रहे हैं जो मैंने पहले आपको समझा दी कि अगर डायफ्राम से नीचे वो कम्युनिकेट करेगा तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, राइट? Now, anterior and central group of lymph nodes are commonly involved in breast carcinoma. ये बात हो गई। Development of breast, डेवलपमेंट जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब डिटेल में ये बात हम करेंगे, लेकिन इस वक्त इतना याद रख लें कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक मेमरी रिज बनता है जिसको हम मिल्क लाइन भी कहते हैं और या मिल्क लाइन ऑफ शुल्ट्ज कहा जाता है। ये जो रिज है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्सिला टू द ग्रॉइन। It appears during the 4th week of development in the intrauterine, but in human beings it disappears और फिर जो breast tissue है वो सिर्फ pectoral region में रह जाता है। होता ये है कि during development axilla से groin तक ये पूरा एक ridge कहलाता है milk line, लेकिन फिर ह्यूमंस में ये सारी मिल्क लाइन डीजेनरेट हो जाती है और सिर्फ पेक्टोरल रीजन में ये मिल्क लाइन डेवलप करती है एज अ ब्रेस्ट। इंपॉर्टेंस है कि इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल ये है कि बाज लोगों में
एसेसरी ब्रेस्ट या सुप्रान्यूमेररी ब्रेस्ट होते हैं, वो ब्रेस्ट का मतलब ये है कि एक ब्रेस्ट तो ये पेक्टोरल रीजन में है, एक छोटा सा ब्रेस्ट टिश्यू यहाँ भी हो सकता है, ग्रॉइन में भी हो सकता है, एक्सिला में भी हो सकता है, लेकिन वो होगा अलोंग द मिड लाइन। ये नहीं होगा कि थाई में ब्रेस्ट टिश्यू आ जाए, दिस इज वेरी वेरी अनकॉमन एंड रेयर। सो एक्चुअली जो एसेसरी ब्रेस्ट होगा या जो सुप्रान्यूमेररी ब्रेस्ट होगा, दैट विल बी इन द लाइन ऑफ द मिल्क लाइन। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बट यहाँ होना इसका मुश्किल है, क्योंकि जो मिल्क लाइन थी वो एक्चुअली फ्रॉम द ग्राइन टू द एक्सिला थी, और इसी लाइन के पूरे पाथवे पर कहीं भी ब्रेस्ट टिश्यू अगर बच गया तो उसे फिर हम नाम देते हैं सुप्रान्यूमेररी ब्रेस्ट। ओके, राइट, ओके, ये सारी बात हमने डिस्कस कर ली, दैट इज गुड टू गो। Now, growth of the mammary gland at puberty is caused by estrogen. ये हम पढ़ेंगे जब फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, तब बात बताऊंगा कि किस तरह से एक्चुअली ब्रेस्ट रिस्पॉन्ड करता है फिजियोलॉजिकली थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ टर्म्स डिस्कस किए इन्होंने, एमास्टिया यानी ब्रेस्ट है ही नहीं, डेवलप ही नहीं हुआ। एथीलिया इज द एब्सेंस ऑफ निपल्स। पॉलीमैजिया मतलब मल्टीपल ब्रेस्ट है, सुपरन्यूमेररी ब्रेस्ट। पॉलीथीलिया मतलब निपल्स एक से ज्यादा हैं एक ब्रेस्ट में। गैनोगोमैसिया इज अ टर्म यूज्ड फॉर एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। It's a sign of Klinefelter syndrome. Very good to go. Now, histology of the breast. Histology, obviously, we will discuss जब हम histology पढ़ रहे होंगे breast की डिटेल में, जब हम histology के lectures पढ़ रहे होंगे, जो मेरी already uploaded playlist है मेरे channel पर, तो वहाँ ये further detail में पढ़ाऊंगा, लेकिन इस वक्त कुछ मोटी-मोटी बातें। The mammary glands are specialized accessory glands of the skin. So they are basically specialized glands इसलिए क्योंकि milk produce करते हैं, ठीक है। Now, mammary gland consists of 15 to 20 lobes within the breast tissue and the same number of ducts obviously. तो ये lobes आपको बाकायदा नजर भी आ रहे हैं, अगर आप इस histology की पिक्चर को देखें तो ये देखें, ये पूरा लोब बन रहा है, that's a lobe, okay, that's a lobe of the mammary gland, और बाकायदा sort of इसका छोटा सा कैप्सूल जैसा बना हुआ है, और ये बीच में सारा कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ आपको इंटरलोबुलर डक्ट्स यानी लोब्स के बीच में डक्ट्स, और इंट्रालोबुलर डक्ट्स जो लोब्स के अंदर डक्ट्स हैं वो नजर आ रही हैं। सो बेसिकली ग्लैंड है, उसकी डक्ट है, एक साइनस है जो कि ड्रेन करता है निपल में। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके मेमरी ग्लैंड का, ठीक है। फिर इन्होंने रेस्टिंग फेज में कैसा दिखता है और प्रेग्नेंट फेज में कैसा दिखता है उसकी कुछ डिटेल्स बताई हैं। मैं इसको अभी स्किप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये हिस्टोलॉजी में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, और याद रहे कि इसकी कॉलमनर या लो कॉलमनर लाइनिंग होती है पूरे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर की, राइट। क्लिनिकल एनाटॉमी, भाई क्लिनिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट टिश्यू, क्योंकि मैंने आपको बार बार की बात बताई कि सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज अ फ्रीक्वेंट साइट फॉर कार्सिनोमा, ठीक है। अपर एंड आउटर यानी ब्रेस्ट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, सो दिस अपर एंड आउटर, अपर लेटरल पार्ट जो है इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैंसर। नाउ द फर्स्ट लिम्फ नोड, कैंसर सेल्स जिस लिम्फ नोड में सबसे पहले जाते हैं उसे नाम दिया जाता है सेंटिनल लिम्फ नोड। ये आपको क्लिनिकली टर्म पता होनी चाहिए। सर्जन जब सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि व्हाट इज द सेंटिनल लिम्फ नोड, क्योंकि वो लाजमी निकालते हैं। एब्सेस कैन ऑल्सो फॉर्म इन द ब्रेस्ट, और उसकी फिर इंसिजन ड्रेनेज करके निकालते हैं, तो कैंसर हो सकता है, एब्सेस हो सकते हैं। इंसिजन ऑफ द ब्रेस्ट इज यूजुअली मेड रेडियली अवॉइडिंग कटिंग द लैक्टिफरस डक्ट्स। तो इसका मतलब ये कि अगर ये ब्रेस्ट टिश्यू है, ये निपल है, और आपको इंसिजन देना है तो इट हैज टू बी डन रेडियली। अगर आप इसको ऐसा इंसिजन देंगे तो बेसिकली आप लैक्टिफरस डक्ट्स को कट कर रहे होंगे, विच यू डोंट वांट। Now, cancer cells may infiltrate the suspensory ligaments of Cooper. The breast then become fixed. Contraction of the ligament can cause retraction and folding of the skin. ये important point है बॉस। देखो ये डायग्राम पे दोबारा चलते हैं, ये डायग्राम थी ना, देखो ये ब्रेस्ट टिश्यू है और ये है डीप फेशिया, पेक्टोरल फेशिया। इस पेक्टोरल फेशिया से ये वायर्स निकल रही थी, स्किन तक जा रही थी, और यहाँ पे ग्लैंड्स थे, उस ग्लैंड तक भी अटैच हो रही थी। तो अगर कैंसर सेल्स इस डीप फेशिया पर आकर के अटैच हो जाते हैं या इसको इनफिल्ट्रेट कर लेते हैं, तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो बेसिकली ये जो निपल है ये रिट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जो स्किन है, यहाँ अगर साथ में एडिमा हुआ और यहाँ पे रिट्रैक्शन हुई, तो ये ऑरेंज कैसे होता है, ऑरेंज है ना आप लोगों ने, उसकी स्किन कैसे होती है, पंक्टा, फिर थोड़ा सा अंदर, फिर पंक्टा, तो ऑरेंज की स्किन शेप का ये पूरा ब्रेस्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। सो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर की ये इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको बता रहा था कि फिजिकल एग्जामिनेशन में यू कैन एक्चुअली पिक कि सस्पेंसरी लिगामेंट अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। कैंसर सेल्स में इनफिल्ट्रेट द सस्पेंसरी लिगामेंट एंड द ब्रेस्ट बिकम फिक्स्ड, क्योंकि जो सस्पेंसरी लिगामेंट था वो पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेट हो चुका है, तो वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लैक्टिफरस डक्ट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंट फाइब्रोसिस कैन कॉज रिट्रैक्शन ऑफ द निपल। रिट्रैक्शन हो सकती है निपल की। रिट्रैक्शन ऑफ द निपल ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कैंसर। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फैटिक्स,
by the cancer cells may produce edema of the skin giving rise to purity orange appearance. ठीक है, ये बात भी मैंने डिस्कस कर ली कि बेसिकली जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं, अगर वो देखो हो ये रहा है कि ये पूरा ब्रेस्ट टिश्यू है, ठीक है, दैट्स द निपल, यहाँ डीप फेशिया है, पेक्टोरल फेशिया, यहाँ से ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर आ रहे हैं और ज़ाहिर लिम्फेटिक ड्रेनेज है. सो अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज भी ब्लॉक हो गई तो यहाँ पे एडिमा हो जाएगा, फिर ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर जो हैं ये इन्फिल्ट्रेट हो गए, फिर यहाँ पे निपल रिट्रैक्ट हो गया, तो इसकी ओवरऑल अपीयरेंस जो बनती है वो ऑरेंज की तरह हो जाती है कि पंक्टा होते हैं, यानी डिप्रेशन होता है, पिट होता है और थोड़ी स्वेलिंग, पिट और स्वेलिंग, पिट और स्वेलिंग, exactly like the orange. Okay, now because communication of the superficial lymphatics of the breast across the midline, cancer may spread from one breast to the other. बड़ा कॉमन है कि अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर है so the other breast should always be investigated, क्योंकि इनमें intercommunicating lymphatic channels होते हैं. So यहाँ के कैंसर सेल्स वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं basically because of the communication of the lymph vessels with those of the abdomen. याद है ना, subdiaphragmatic lymphatic drainage भी होती है. Cancer of the breast may spread to the liver. कैंसर सेल्स में ड्रॉप इन द पेल्विस. तो ये बेसिकली कैंसर सेल का पूरा यहाँ इस पिक्चर में ड्रेनेज दिखाया है, वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, कि ये ब्रेस्ट है और इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स में चला गया, डायफ्राम से नीचे, तो लिवर को इन्वॉल्व कर सकता है, ओवरीज को इन्वॉल्व कर सकता है, बोन्स को इन्वॉल्व कर सकता है. ठीक है, इसी तरह अगर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में जाता है तो वर्टिब्रल कॉलम को इन्वॉल्व कर सकता है, और ऑब्वियसली एक्सिला में जाता है तो अपर लिम्ब में ह्यूमरस को इन्वॉल्व कर सकता है, एंड इट इज आल्सो गोइंग टू द अपोजिट ब्रेस्ट. तो बेसिकली ब्रेस्ट की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है या मेटास्टेसिस है, इस पिक्चर को अगर मैं नाम दूं तो दिस इज द पिक्चर व्हिच इज शोइंग मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और मेटास्टेसिस हो रही है वाया द लिम्फेटिक चैनल्स. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्टिब्रियो ब्रेन में जा सकता है, ये बात अगर ये पिक्चर आपने समझ ली है, so this should be clear to you. Carcinoma usually arise from the epithelium of the large ducts. Okay, this is what is carcinoma always arise from the glandular epithelium. इसीलिए हम उसको नाम देते हैं carcinoma. epithelium के कैंसर को कहते हैं carcinoma. सेल्फ एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल चीज़ है जो आपको बतानी चाहिए. ये एडवाइस किया जाता है यंग फीमेल्स को टू परफॉर्म देयर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. अपने ब्रेस्ट को खुद पैल्पेट करें, अगर उसमें कोई गुठली वगैरह फील हो रही है या कोई स्वेलिंग फील हो रही है तो फौरन रिपोर्ट करें, या अगर कोई चेंज ऑफ कलर है स्किन में, या चेंज ऑफ कंसिस्टेंसी है, या निपल रिट्रैक्ट हो रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ है, रिट्रैक्शन, डिस्चार्ज हो रहा है निपल से, या आपको कोई स्वेलिंग फील हो रही है, पल्पेट करें, चारों क्वाड्रेंट्स को हाथ में लेके फील करें ब्रेस्ट को, अगर इस तरह, या एक्सिला में कोई लिम्फ नोड, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की अवेयरनेस बढ़ने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी यंग एज में अब पता चल रहे हैं और इससे उसकी प्रोग्नोसिस इंप्रूव हो रही है, तो पेशेंट्स की मैनेजमेंट में आसानी हो रही है. ठीक है, मैमोग्राम कहते हैं एक्सरे ऑफ द ऑफ बेसिकली ब्रेस्ट टिश्यू, और इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें पिक की जा सकती हैं, काफ़ी पैथोलॉजी पिक की जा सकती है. फिर अगर कोई गुठली वगैरह फील हो रही है, कोई स्वेलिंग, तो FNAC इज़ अ सेफ प्रोसीजर, फाइन नीडल एस्पिरेशन, और फिर उसकी हम ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप में देके डायग्नोसिस बनाते हैं कि कैंसर सेल्स हैं या नहीं है. तो ये सारी क्लिनिकल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ये डायग्राम बता रही है कि किस तरह अगर पोस्टीरियर आपकी इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ से फिर वेनस प्लेक्सेस और लिम्फेटिक प्लेक्सेस के जरिए वर्टिब्री इन्वॉल्व हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर में. दिस इज टू शो यू हाउ द प्यूडी ऑरेंज अपेयर. अगर एक नॉर्मल ब्रेस्ट है वो इस तरह बिल्कुल शाइनी इसकी स्किन नजर आ रही है, एंड नॉर्मल इसका पूरा टेक्सचर नॉर्मल, काउंटर नॉर्मल, सब चीजें. बट यहाँ देखें, यहाँ पे आपको ये देखें पिट्स और थोड़ा एडिमा एंड चेंज इन कलर लुकिंग लाइक एन ऑरेंज. इसका मतलब अंदर डीप साइड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर इन्वॉल्व हुए हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्लॉक हुई है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल पिक्चर आई है. सो इसीलिए फीमेल्स को कहा जाता है कि जी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कीजिए ताकि अर्ली पैथोलॉजी हम पिक कर लें. ओके, नाउ रिट्रैक्टेड निपल ऑलवेज शुड बी टेकन सीरियसली, इज अ साइन ऑफ ट्यूमर. Size of the mammary gland can be increased by putting an implant inside. Implants आजकल बड़े कॉमन हैं. वो लोग जिनके ब्रेस्ट टिश्यूज छोटे से हैं और they want aesthetically या cosmetically उनको अपना enlarged breast size चाहिए, so implants put किए जाते हैं. So implantation का concept आपको पता होना चाहिए. Very very trendy these days. Now cancer of mammary gland is the most common cancer. ये बार मैंने आपको बात बताई है. सेल्फ एग्जामिनेशन पे हम बात कर चुके हैं. मिस्टेक्टमी एक वर्ड है जिसका मतलब है ब्रेस्ट टिश्यू काट देना. कैंसर में ऑब्वियसली मिस्टेक्टमी की जाती है. जब कैंसर हो जाए तो उस टिश्यू को काट देना is the first line treatment most of the times. So breast tissue को काट देना is called mastectomy. ठीक है, अगर पूरा breast tissue निकाल रहे हैं along with the muscles, underlying pectoral muscles and lymph nodes in the axilla, so इस लंबे चौड़े ऑपरेशन को कहते हैं रेडिकल mastectomy. यानी आपने बहुत लंबे चौड़े स्केल पे mastectomy की है. So this is all about breast tissue. This is to show you a mammogram जिसमें यहाँ पे एक
कैंसरस लीजन सस्पेक्ट किया जा रहा है, सो दैट्स द फर्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज में इसकी एफएनएसी की जाएगी, यहाँ से टिश्यू निकाला जाएगा, उसकी डायग्नोसिस बनाई जाएगी और फिर पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा, राइट। सो ये सारी चीजें थी जो ब्रेस्ट के हवाले से आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, हम कर क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन में सबसे ऊपर का जो कंपोनेंट था वो ऑब्वियसली स्किन था। उसके बाद जो कंपोनेंट था वो सुपरफिशियल फेशिया था, जिसमें 4 चीजें थी। इसमें थी नर्व्स, इसमें थी ब्लड वेसल्स, इसमें था प्लेडिज्मा और इसमें था ब्रेस्ट। तो हमने सुपरफिशियल फेशिया कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे डीप फेशिया। लेट अस नाउ डिस्कस द डीप फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया तक हमारी सारी बात कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं डीप फेशिया की। जो डीप फेशिया है, इट इज आल्सो कॉल्ड द पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, द डीप फेशिया कवरिंग द पेक्टोरालिस मेजर मसल इज आल्सो कॉल्ड द पेक्टोरल फेशिया। और पेक्टोरल फेशिया में मैंने आपको बता दिया था कि लेटरल साइड में देख रहा हूँ, ये ब्रेस्ट टिश्यू है, दिस इज द निपल। यहाँ पे डीप फेशिया जो है, इट सेंड्स लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स वायर्स की तरह। इसको हम नाम देते थे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये पूरा पेक्टोरल फेशिया है। इट इज थिन, क्लोजली अटैच्ड टू द मसल by numerous septa passing between the fasciculi of the muscle. Pectoralis major की बात हो रही है। It is attached superiorly to the clavicle, यानी ऊपर ये clavicle से attach होता है। Anteriorly to the sternum, superolaterally it passes over the infraclavicular fossa. अब देखो जनरल एनाटॉमी अगर आपने मेरे साथ पढ़ी ना, तो ये सब टर्म्स आपको समझ आनी चाहिए। Superolaterally it passes through the infracranial fossa, ये भी वर्ड हम पढ़ चुके हैं। And deltopectoral groove and become continuous with the fascia covering the deltoid. Deltoid muscle के fascia के साथ ये कंटिन्यू जाता है। Inferiorlaterally, inferior side पे और lateral side पे, the fascia curves around the inferior border of the pectoralis major muscle to become continuous with the axillary fascia. तो axilla के साथ ये जाकर के मर्ज करता है। Inferiorly, it is continuous with the fascia covering the thorax and the rectus sheath. तो basically ये जो deep fascia है, ये it is covering the pectoralis major muscle और ये डिफरेंट लिगामेंट्स सेंड कर रहा है ब्रेस्ट टिश्यू में भी। और कोई मैं डायग्राम देखने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं ये समझा सकूँ इसकी फर्दर। So yeah, this diagram is an important diagram. So here we have the deep fascia. ये pectoral fascia है obviously, and this is the pectoralis major muscle. और आप ये देख रहे हैं कि ये फिर कंटिन्यू हो रहा है एक्सिला में एक्सिलरी फेशिया के साथ, नीचे ये कंटिन्यू होगा रेक्टस शीथ के साथ एब्डोमिनल फेशिया में, और ये इस पूरे मसल को कवर कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इट्स आल्सो कवरिंग पेक्टोरालिस माइनर। तो डीप फेशिया पूरा इन मसल्स को कवर कर रहा है, ब्रेस्ट को सपोर्ट कर रहा है सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर के थ्रू। और दीज आर द डिटेल्स जो बेसिकली आपको याद रखनी है अबाउट द डीप फेशिया। नाउ डीप फेशिया के बाद जो अगला टॉपिक है पेक्टोरल रीजन में, वो है पेक्टोरल रीजन के मसल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मसल्स पता होने चाहिए, उनकी ओरिजिन इंसर्शन पता होनी चाहिए, उनकी मूवमेंट पता होनी चाहिए कि मसल कौन सी मूवमेंट करवाते हैं, और अगर किसी मसल की नर्व सप्लाई डैमेज हो तो वो मसल किस तरह क्लिनिकली आपको पिक करना है। ठीक है, मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन आर डिस्क्राइब्ड इन टेबल 3.1। अभी देखते हैं टेबल्स। एंड पहला जो है वो दैट इज पेक्टोरालिस मेजर। एक्चुअली टेबल्स देख लेते हैं। सो ये मसल पहला है जी पेक्टोरालिस मेजर, देन वी हैव पेक्टोरालिस माइनर, एंड देन वी हैव ऑब्वियसली सबक्लेवियस। पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है, इसकी ओरिजिन मुख्तलिफ जगहों से है। ये आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट से निकलता है। ओरिजिन में इट ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम क्लैविकल, क्लैविकल का मीडियल 2/3 एंटीरियर पार्ट। इट ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम द मेनिब्रम स्टर्नाई, यानी स्टर्नम का जो ऊपर का पार्ट होता है, अप टू द 6th कॉस्टल कार्टिलेज, 2nd to 6th costal cartilage, external end of 6th rib, epineuritis of the external oblique muscle। तो ये सारी जगहों से निकलता है। ओरिजिन है पैक मेजर का। यानी अगर कोई डायग्राम देखें, सो हियर इज द डायग्राम, यू सी, ये है क्लैविकल, क्लैविकल का ये मीडियल 2/3 और उसका एंटीरियर पार्ट। तो ये जो फाइबर्स हैं इनको नाम देते हैं क्लैविकुलर फाइबर्स। फिर ये मेडिब्रम से लेके 6th कोस्टल कार्टिलेज तक ये कहलाते हैं मेनिब्रल फाइबर्स एंड स्टर्नोकोस्टल फाइबर्स। और फिर एपिनेरोसिस से जो निकल रहा है उसको नाम देते हैं एपिनेरोटिक फाइबर्स। तो ये सारा जो मसल है, दिस इज ऑल पेक मेजर, पेक्टोरालिस मेजर। और इसका इंसर्शन कहाँ है, ये मसल अटैच कहाँ होता है? इट इज इंसर्टेड एज अ बायलैमुलर टेंडन। बायलैमुलर मतलब ये इस तरह की शेप बनाता है, यू शेप। और कहाँ ये अटैच होता है? ऑन द लेटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ द फोरआर्म। सो ह्यूमरस जो है उसके ग्रूव पे, जो बाइसेप्टल ग्रूव है उस पे जाकर ये अटैच होता है। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द ह्यूमरस अपर पोर्शन, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। इसमें ये इसका ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, और उसके बीच में ये जो सल्कस है, ये ग्रूव है, उसकी लेटरल लिप पे दिस इज अटैचिंग एज अ यू शेप इंसर्शन। तो ये इतना बड़ा ओरिजिन है इस मसल का, इट हैज अ बिग ओरिजिन एंड relatively a small insertion। और इतने सारे फाइबर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ ये दिखाया है कि इट्स इन द यू शेप अटैच्ड insertion।
सो ये हो गई पेक्टोरलिस मेजर की ओरिजिन एंड इंसर्शन। आइए देखते हैं पेक्टोरलिस माइनर। इट अराइजेस, इसका ओरिजिन है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब नियर द कोस्टोकॉर्डल जंक्शन एंड इंटरवीनिंग फेशिया। फेशिया से भी ये मसल निकलता है। डायग्राम में देखते हैं इसको। वेयर इज द डायग्राम? हियर इज द डायग्राम। ओके, नाउ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स पे से ये निकल रहा है और जाके ये अटैच हो रहा है कोरकोइड प्रोसेस पे। सो दैट मसल इज द पेक माइनर मसल। ठीक है, ये इसकी अटैचमेंट भी यहाँ लिखी होगी कि मिडिल बॉर्डर ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द कोरकोइड प्रोसेस। सो ओरिजिन पेक माइनर की और इंसर्शन पेक माइनर की। नेक्स्ट मसल है पेक्टोरल रीजन का सबक्लेवियस। फर्स्ट रिब एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से ही निकलता है। अगेन लुक एट द डायग्राम। फर्स्ट रिब और ये क्लैविकल पे जाके अटैच हो जाता है। सो ये तीनों मसल्स की ओरिजिन आपको पता होनी चाहिए। पेक्टोरलिस मेजर की ओरिजिन और उसकी इंसर्शन, पेक्टोरालिस माइनर की ओरिजिन और उसकी इंसर्शन, सबक्लेवियस की ओरिजिन और उसकी इंसर्शन। ये हैं मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। ठीक हो गया। अब ओरिजिन इंसर्शन की बात कर ली। अब मूवमेंट्स। अच्छा जी, नर्व सप्लाई ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर, तीन मसल्स है ना, बार बार इन तीन मसल्स की बात होगी। फर्स्ट मसल, सेकंड मसल एंड थर्ड मसल। पेक्टोरलिस मेजर जो है उसकी नर्व सप्लाई है वाया द मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स। मीडियल पेक्टोरल ब्रांचेस आफ्टर piercing the pectoralis major, lateral pectoral branches reaches via the clavicular fascia. Too much detail है, but ये लाइन आपको याद रखनी है। medial and lateral pectoral nerves with their root values obviously. Okay, action as a whole, the muscle causes adduction and medial rotation of the shoulder. देखो, एक्सरसाइज करते हैं जो लड़के, उनको ये बात पता होती है। वो क्या कहते हैं? हम चेस्ट लगा रहे हैं जी, चेस्ट लगा। चेस्ट कैसे लगाते हैं? चेस्ट लगाते हैं एडक्शन से। जो मशीन होती है उस पर आप बैठे होते हैं, यानी अगर मैं इस डायग्राम पे आपको दिखाऊं, सो वेयर इज आवर डायग्राम ऑफ बैक मेजर, ये डायग्राम। सो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं चेस्ट लगाते वक्त कि आप ऐसे हाथ ऊपर उठा के ये मूवमेंट करते हैं, यूं करते हैं वेट, और फिर आपका हाथ बैक जाता है, फिर यूं मूवमेंट करते हैं, फिर आपका हाथ बैक जाता है। पता है ना सबको चेस्ट लगाने वाली जो मशीन होती है बॉस। तो वो एक्चुअली ये मसल यूज हो रहा होता है। तो जितना ज्यादा ये मसल यूज होगा उतना ज्यादा ये मसल डेवलप करेगा। तो चेस्ट लगाने का मतलब होता है कि आप एडक्शन कर रहे हैं, जो कि इस मसल का काम है। जिस मसल का जो काम है, अगर वो मसल आप उस काम में ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे तो वो मसल ज्यादा ज्यादा डेवलप होगा। जैसे बाइसेप है, ये सपोज किसी की ह्यूमरस है और ये है रेडियो अल्ना और यहाँ लगा हुआ है बाइसेप मसल। ठीक है, सो दिस इज द बाइसेप मसल। आप क्या करते हैं? या हाथ में डंबल्स पकड़ते हैं और डंबल्स पकड़ने के बाद यूं मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि बाइसेप का काम है फ्लेक्शन। जब फ्लेक्शन करेंगे तो बाइसेप डेवलप करेगा। इसी तरह एडक्शन करेंगे वेट के साथ तो पेक्टोरलिस मेजर डेवलप करेगा। ठीक है, अच्छा जी। पेक्टोरलिस माइनर का काम क्या है? अगेन इट इज सप्लाइड बाय द मीडियल इलेक्ट्रोड, सेम नर्व सप्लाई है और इसका काम है टू ब्रिंग द स्कैपुला फॉरवर्ड along with serratus inferior. अकेला नहीं करता है काम, and depresses the point of the shoulder. So it actually helps and facilitates different movements at the shoulder joint. Then the third muscle is subclavius. Nerve supply is from the upper trunk of the brachial plexus. It steadies clavicle during the movement of the shoulder. Steadies the, देखिए इसकी लोकेशन क्या थी, ये है ना। तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्लैविकल को काइंड ऑफ होल्ड, स्टेबलाइज करता है ताकि शोल्डर जॉइंट पे यहाँ मूवमेंट हो सके। और ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तीनों मसल्स की मूवमेंट्स पता होनी चाहिए, तीनों मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शंस पता होने चाहिए और इन तीनों मसल्स के एक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमने सारी कर ली। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड सबक्लेवियस। सो मसल्स आर गुड। हमने बायोलैमिनर टेंडन की बात हम कर चुके हैं, किस तरह से ये अटैच होता है। क्लिनिकल टेस्टिंग ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डायग्राम को दिखाऊं आपको, सो इफ यू आस्क अ पर्सन टू होल्ड अ रॉड और आप उसे कहें कि भाई अपने एक हाथ से रॉड को ऐसे नीचे से पकड़ो और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करो, तो जो मसल्स यहाँ पे टाइट होंगे वो बेसिकली उसका आप एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर चेक कर रहे हैं। ठीक है, यू आर चेकिंग a particular part of the pectoralis major. ये इस पेशेंट का या पर्सन का राइट साइड है और ये इसका लेफ्ट साइड है। ठीक है, सो अगर आप उस बंदे को कहते हैं कि हाथ नीचे रख के रॉड को ऊपर पुल करें, तो बेसिकली आप पेक्टोरलिस मेजर का क्लैविकुलर पार्ट चेक कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं। हाथ लगा के फील करेंगे, अगर वो टाइट हो रहा है, उसमें स्ट्रेन आ रहा है, तो इसका मतलब द मसल इज वर्किंग प्रॉपर्ली। अगर आप उस पेशेंट से कहें कि आप रॉड को ऐसे रिस्ट ऊपर रख के नीचे की तरफ पुश करें, तो ऐसा करने में आप एक्चुअली स्टर्नोकॉस्टल पार्ट चेक कर रहे हैं पेक्टोरलिस मेजर का। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल थिंग दैट यू शुड एक्चुअली नो। ओके, राइट। देन यहाँ पे डिफरेंट बात इन्होंने बताई है कि क्लैविकुलर हेड इज मेड प्रोमिनेंट बाय फ्लेक्सिंग द आर्म टू द राइट एंगल। दिस इज एन इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। स्टर्नोकॉस्टल हेड और
क्लैविकुलर कंपोनेंट किस तरह टेस्ट किए जाते हैं वो ये रॉड वाली डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नाउ दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया इज अनदर टर्मिनोलॉजी व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड कि इट इज अ फाइब्रस शीट सिचुएटेड डीप टू द क्लैविकुलर पोर्शन ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल. It extends from the clavicle above to the axillary fascia below. आइए डायग्राम में देखते हैं figure 3.23. So this is basically to show you the clavipectoral fascia. ये मसल है pectoralis minor, ये मसल है subclavius और इनके सराउंडिंग ये पूरा जो fascia है, this is the clavipectoral fascia. पेक्टोरल फेशिया, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो पेक माइनर के नीचे की तरफ है और लेटरली है, दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट. सो ये सारी डिटेल यहाँ पे बताई हुई है इन्होंने कि व्हाट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट, व्हाट इज क्लेविपेक्टोरल फेशिया. ऑब्वियसली डीप फेशिया का पार्ट है और इसका पर्पस है चीजों को इन प्लेस रखना और प्रोवाइड करना प्लेटफॉर्म्स एंड पाथवेज ताकि नर्व्स, ब्लड वेसल्स इसमें से गुजर सकें. ओके, क्लेविपेक्टोरल फेशिया इज पियर्स्ड बाय व्हाट स्ट्रक्चर. ऑब्वियसली इसमें से नर्व्स गुजरेंगी, इसमें से वेन्स गुजरेंगी. कौन सी नर्व गुजरती है? लैटरल पेक्टोरल. कौन सी वेन गुजरती है? सेफालिक वेन. तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, आपको याद रखना. थोरैकोफेमोरल आर्टरी गुजरती है एंड ऑब्वियसली द लिम्फैटिक्स, ठीक है. तो ये आपने मेन मसल्स जो थे पेक्टोरल रीजन के वो देख लिए. कौन कौन से हैं बॉस? पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर एंड सबक्लेवियस. अच्छा, फर्दर डीप एक और मसल है विच इज सेराटस एंटीरियर. वो भी यहीं पे इसलिए बता देते हैं क्योंकि ताकि आपको सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाएं. सेराटस एंटीरियर जो है, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली द मसल ऑफ द पेक्टोरल रीजन बट फॉर कन्वीनियंस इसको इसी के साथ पढ़ा दिया जाता है क्योंकि थोड़ा सा डीप जाए तो सेराटस एंटीरियर है, ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉक्सर्स मसल और द स्विमर मसल बिकॉज बॉक्सिंग में और स्विमिंग के एक्शन में ये मसल बहुत ज्यादा यूज होता है. ओरिजिन इसका क्या है? सेराटस एंटीरियर अराइजेस विद द 8 digitations from the upper 8 ribs in the mid axillary plane. The first digitation appears to be, so ये अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं, so this is the diagram. Origin from the 8 ribs, ये इसका ओरिजिन है सेराटस एंटीरियर का. 8 डिजिटेशंस. जो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके चेस्ट के साइड पे ये नजर भी आ रही होती हैं डिजिटेशंस. यू कैन एक्चुअली काउंट दैम. सलमान खान को देख लीजिए, इनफैक्ट अब तो शाहरुख खान ने बना लिए हैं और बहुत सारे हॉलीवुड के एक्टर्स. आई डोंट नो इफ एनी पाकिस्तानी एक्टर हैज दीज, आई स्टिल हैव टू लुक फॉर देम. बट जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, आई मीन यू कैन लुक अप फॉर देम. उनकी ये सेराटस एंटीरियर की डिजिटेशंस तक you can actually appreciate in their body. So ये इसके origin है जो आपको याद रखने हैं by 8 digitations, ठीक है. Insertion. All 8 digitations pass backward around the chest wall. The muscle is inserted in the costal surface of the scapula. Scapula का costal surface. This is the diagram here. So ये इसका origin है from the ribs and ये है scapula का costal यानी medial region. यहाँ पे ये सब जाकर के attach हो जाते हैं. ये सेराटस एंटीरियर की attachment है, ठीक है. इसकी nerve supply arises from the C5 to C7 root values. ये याद रखना है आपको. Actually further divisions भी हैं जो आप याद रख सकते हैं कि C5 जो रूट है वो फर्स्ट और सेकंड डिजिटेशन को सप्लाई करती है, 6 थर्ड एंड फोर्थ को, और C7 5th to 8th को. Actions क्या है? Along with pectoralis minor, the muscle pulls the scapula forward around the chest to protect the upper limb. Upper limb की movement, ये protection के लिए important है. Punching movement, pushing movement, इसीलिए इसको boxer's muscle भी कहते हैं. The fibers inserted into the inferior angle of the scapula pull it forward and rotate the scapula so that the glenoid cavity is turned upward. In this action, the serratus anterior is helping actually trapezius, which pull the acromion process upward and backward. यानी एक तो इसकी ये movement है, ये जो इंफीरियर एंगल पे फाइबर्स अटैच हो रहे हैं ये ग्लिनोइड कैविटी को यूं टर्न कर देते हैं ताकि एब्डक्शन की मूवमेंट, रोटेशन की मूवमेंट इस ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे, शोल्डर जॉइंट पे इजीली हो सके, पर्टिकुलरली ट्रेपीजियस की. सो सेराटस एंटीरियर हेल्प कर रहा होता है ट्रेपीजियस मसल की मूवमेंट को, राइट. ये पॉइंट इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है. पैरालिसिस ऑफ सेराटस एंटीरियर कॉजेज विंगिंग स्कैपुला. ये जब स्कैपुला पढ़ा रहा था तो मैंने बात आपको समझाई थी. और उसकी क्लिनिकल टेस्टिंग ये है कि बंदे को कहते हैं कि भाई दीवार के ऊपर दोनों अपने पाम्स रख के खड़े हो जाओ और आप पीछे से देखते हैं कि फॉरवर्ड प्रेशर विद द हैंड्स अगेंस्ट द वॉल और अगेंस्ट एनी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एग्जामिनर मेक्स द मीडियल बॉर्डर ऑफ द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला प्रोमिनेंट. तो वो कहलाता है विंगिंग स्कैपुला, ठीक है. This is by the paralysis of serratus anterior. So that's basically all. यहाँ एक इन्होंने clinical problem discuss किया है, which is about the breast cancer, I guess. A 45-year-old woman complained with a firm painless mass in the upper lateral quadrant of the breast. 45-year painless mass in the upper quadrant, something all serious, okay? The nipple is also raised, not retracted, but raised.
एक्सिलरी लिम्फ नोड्स वर पैल्पेबल एंड फर्म, तो ये सब कुछ गड़बड़ लग रही है. इट वाज डायग्नोज्ड एज कैंसर, बता भी दिया इन्होंने. वेयर डज द लिम्फ फ्रॉम द अपर लेटरल क्वाड्रेंट ड्रेन, ये आपका सवाल है. एंड व्हाट कॉजेज द रिट्रैक्शन ऑफ द निपल, रिट्रैक्शन ऑफ द निपल का कॉज बताना है आपको, और लिम्फ कहाँ ड्रेन करता है. सो ये हम पढ़ चुके हैं, वीडियो को देख लें, उसके बाद आंसर देखिएगा कि लिम्फ फ्रॉम द अपर लेटरल क्वाड्रेंट ड्रेन्स मेनली इनटू द पेक्टोरल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड. और रिट्रैक्शन का कॉज क्या था? लिम्फ नोड की ब्लॉकेज, जिसकी वजह से एडिमा, और जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन बाय द कैंसर सेल्स कॉजेज पीडी ऑरेंज अपीयरेंस. ये सारी बात हमने कर ली है. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द पेक्टोरल रीजन. एक दफा क्विकली आपको रिवाइज कर दूं. पेक्टोरल रीजन अपर लिम्ब को कनेक्ट करता है चेस्ट वॉल के साथ. इस पेक्टोरल रीजन में ऑब्वियसली स्किन मौजूद है, इसमें सुपरफिशियल फेशिया मौजूद है, इसमें डीप फेशिया मौजूद है, और इसमें मसल्स मौजूद हैं. सुपरफिशियल फेशिया में 4 चीजें हैं: नर्व्स, वेसल्स, प्लेटिज्मा एंड ब्रेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू. डीप फेशिया को हम पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं, और मसल्स इसमें 3 मौजूद हैं: पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर एंड सबक्लेवियस. लेकिन सेराटिस एंटीरियर भी हमने साथ ही पढ़ लिया. सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द पेक्टोरल एरिया ऑफ द अपर लिम्ब. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. अगर आपको वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले वीडियो में. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.